जीओसी में क्या बता रहे थे बताओ। सर बोलते बॉन्ड जाना तुम। लेंथ। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन हो रहा था। बॉन्ड लेंथ क्वेश्चंस कराए थे उसमें। सर 2-3 क्वेश्चन दिए थे। 2-3 क्वेश्चन दिए थे। चलो ठीक है। चलो ठीक है। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजंस करा रहे थे, ठीक है। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कंपेयर द क्वेश्चन वैसे ही लिख लेना, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। ठीक है। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, जो भी बॉन्ड्स इंडिकेटेड होगा उसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे MeO C डबल बॉन्ड C और NO2। ठीक है। ये पहला A है। और B है इसमें MeO C डबल बॉन्ड C और OMe। ठीक है। इन दोनों में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, और इंडिकेटेड बॉन्ड है ये वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला। फटाफट बताते जाओ तो। हिमांशु। हिमांशु। यस सर। आ रहा है आवाज? यस सर। चलो ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, ये फर्स्ट वाले केस में इन दोनों कंपाउंड्स का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं। दिक्कत होगा तुम लोग बोलना है, इसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। जो भी डाउट होगा तुम लोग पूछना, जिसको भी जहां भी डाउट होगा। चलो। हाँ फर्स्ट हो गया, या सेकंड क्वेश्चन है इसी तरीके से। नेक्स्ट थर्ड दे रहे हैं। चलो बताओ तो। ये थर्ड वाले में रुक जाना। ये फर्स्ट वाला कर लिया तुम लोग? हेलो। हेलो। यस सर। बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड हो गया तुम लोगों का? यस सर, नोट डाउन कर लिए। नोट डाउन ही क्वेश्चंस ट्राई कर लिए? फर्स्ट वाले का आंसर बताओ तो। सोएब। यस सर। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ।
कर रहे सर। आराम से सोए हुए हो क्या तुम लोग? कर रहे हैं मतलब? सर ए का ज्यादा होगा 20 से। ए का ज्यादा होगा 20 से। और बाकी कोई और? देखो फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, बेसिकली बताया तुम लोगों को लास्ट क्लास में जब बॉन्ड लेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो क्या बताए थे? जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मतलब अगर रेजोनेटिंग कंडीशंस हैं वहां पे रेजोनेंस के, तो रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। और डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड का, वो बॉन्ड क्या होगा, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉन्ड, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होगा ना। और बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, वो बढ़ता ज्यादा। है। तो रेजोनेंस होने की वजह से जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा या जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, बॉन्ड का लेंथ ऑब्वियसली क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। यस और नो? यस सर। चलो तो अब देखना फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ओ एम ई ग्रुप ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा बताओ? ओ एम ई ग्रुप जो है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे? प्लस एम शो करेगा, बताओ? यस सर। ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को उसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो ये प्लस एम यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके साथ साथ NO2 ग्रुप अटैच्ड है। NO2 ग्रुप किसकी तरह शो करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे? माइनस एम। माइनस एम। तो एक ग्रुप प्लस एम से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ग्रुप माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों रेजोनेंस या दोनों का जो इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। यस और नो? एक प्लस एम से डोनेट कर रहा है, एक माइनस एम से उसको खींच रहा है। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप्स जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं, वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना। यस सर। और सेकंड वाले केस में अगर देखोगे कंपाउंड बी में, तो ओ एम ई ग्रुप ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट। और दूसरे वाले केस में भी हम लोग दूसरा ग्रुप भी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ओ एम ई ही अटैच्ड है, तो ये भी कौन सा इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा? प्लस एम ही शो करेगा। यस और नो? तो अब ये देखो प्लस एम से इसको डोनेट कर रहा है इधर से, और ये भी प्लस एम से डोनेट कर रहा है। तो सेकंड वाला जो कंपाउंड है ऑप्शन बी में जो कंपाउंड दिया गया है, इस केस में दोनों प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, हिंडर कर रहा है या नहीं? एक दूसरे के रेजोनेटिंग इफेक्ट को, एक दूसरे के लिए वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं रेजोनेंस कंडीशन के लिए? ये बताओ। स्मूथ रेजोनेंस किस में होगा, फर्स्ट वाले कंपाउंड में होगा या सेकंड वाले कंपाउंड में होगा? फर्स्ट डायरेक्शन देखो, फर्स्ट फर्स्ट वाले वाले। कंपाउंड, फर्स्ट वाले में, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो प्लस एम शो कर रहा है, दूसरा ग्रुप माइनस एम शो कर रहा है, तो हमको पता है प्लस एम वाला क्या करता है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यस। माइनस एम वाला जो है कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अगर प्लस एम और माइनस एम अगर लगा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक ही, दोनों ग्रुप्स जो है एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस होगा फर्स्ट वाले कंपाउंड में, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड वाले कंपाउंड में क्या होगा, दोनों प्लस एम अगर शो कर रहा है तो कार्बन चेन को दोनों डायरेक्शन से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है। तो यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के रेजोनेंस को हिंडर करेगा यहाँ पे। ठीक है, हिंडर्ड रेजोनेंस हो रहा होगा यहाँ पे, समझ रहे हो बात? यस सर। तो बताओ, जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतना बढ़ते जाएगा। इफेक्टिव रेजोनेंस जितना ज्यादा हाई होगा, बॉन्ड लेंथ उतना इंक्रीज करता है ना। यस सर। और यस। रेजोनेंस रेजोनेंस जितना कम होगा या जितना हिंडर्ड रेजोनेंस होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। समझ रहे हो बात? ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो इन दोनों केस में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा बताओ? ए का। ए का, क्योंकि ए में इफेक्टिव रेजोनेंस है, बी में हिंडर्ड रेजोनेंस है। तो इफेक्टिव रेजोनेंस जितना ज्यादा
हाई होगा इफेक्टिवनेस रेजोनेंस का, बॉन्ड लेंथ उतना इंक्रीज करेगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ, अगर कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। समझ आया सबको? यस सर। हिमांशु? यस सर। चलो, तो ये हो गया ऑप्शन, क्लियर है ना? ए का बॉन्ड लेंथ जो है वो बी से ग्रेटर हो जाएगा। सेकंड का बताओ। सेकंड का सेकंड वाला बनाए तुम लोग? BAC। BAC। बी ए सी? यस सर। पक्का? चेक कर लो एक बार। CBA। सी बी ए, चलो देखते हैं, रुको एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना इफेक्टिव रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ उतना इंक्रीज करेगा, और जितना कम रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। अब देख लो, हम लोग यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हर जगह, और थोड़ी ना कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। BSc। एक सेकंड देख लेते हैं। सबका आ गया? बी एस सी आ रहा है? यस सर। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में बेंजीन रिंग के साथ ये NH2, ये NH2 ग्रुप अगर अटैच्ड है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ यही वाला है जो कार्बन चेन NH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है, उसी का बॉन्ड लेंथ कंपेयर। तो NH2 यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस M, ठीक है। यस सर। ऑप्शन सेकंड वाला जो कंपाउंड है NH2 यहाँ पे प्लस M शो कर रहा है, और NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस। माइनस M, ठीक है। और थर्ड वाले में तो कोई भी रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। समझ रहे हो बात? यस। थर्ड वाले कंपाउंड में कोई भी रेजोनेंस है क्या? नो सर। नहीं, तो उसमें तो सिंपल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा ना। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कौन सा हो जाएगा? C। सी। तो बी ए सी कैसे बोल रहे हो तुम लोग? सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ तो सी में ही होगा ना, क्योंकि वहां पे कोई भी पार्शियल कैरेक्टर नहीं आ रहा है, उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो पार्शियल कैरेक्टर कहाँ से डेवलप होगा उसमें? तो वो तो सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा ना। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ग्रेटर, तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ तो सी का हो गया। उसके बाद बताओ, सी के बाद क्या आएगा? B। सी के बाद बी या ए? कौन सा बॉन्ड पे पूछा गया है ये देखो। जल्दी बताओ, ए और बी में कैसे कंपेयर कर रहे हो? किसी का नहीं आंसर? हिमांशु, ए और बी में क्या आया बताओ? ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। पापा पता है क्या चला क्या?
हेलो, कोई नहीं बता रहा है। चलो देखो, फर्स्ट वाले कंपाउंड में प्लस एम जो हो रहा है उसकी वजह से ये वाले जो बॉन्ड है, इंडिकेटेड बॉन्ड है, उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल कैरेक्टर आएगा ना। ये प्लस एम इफेक्ट जो शो कर रहा है इसकी वजह से प्लस एम आएगा। और कम सेकंड जो कंपाउंड है इसमें देखो, प्लस एम तो लग ही रहा है, साथ साथ एक माइनस एम एडिशनल है। यही डिफरेंस है ना इन दोनों कंपाउंड में, एक माइनस एम ग्रुप का डिफरेंस है। तो माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम तो दोनों में लग रहा है। तो प्लस एम की वजह से तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया ही। अब एडिशनल कंपाउंड बी में क्या है, एक माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से उसके ऊपर एक एडिशनल और भी तो कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यस और नो? माइनस, ये NO2 ग्रुप का जो माइनस एम इफेक्ट लगेगा, माइनस एम मतलब जो रेजोनेंस होगा ये बेंजीन रिंग के साथ, तो ये माइनस एम इफेक्ट ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ना। माइनस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द, हम लोग लिख सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन NH2C बॉन्ड। यस और नो, ये बताओ। मतलब देखो, NH2 और NH2 जो रेजोनेंस के साथ, रेजोनेंस में था बेंजीन रिंग के साथ, वो तो दोनों में सेम है, दोनों में सेम ही रेजोनेंस हो रहा होगा NH2 ग्रुप के साथ। लेकिन कंपाउंड बी में एडिशनल एक और रेजोनेंस हो रहा है, किसकी वजह से? NO2 ग्रुप की वजह से। अब NO2 ग्रुप उस पे माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, मतलब एक रेजोनेंस उसकी वजह से भी बेंजीन रिंग के पे होगा। तो बेंजीन रिंग पे अगर रेजोनेंस होगा तो एडिशनली देखो एक पार्शियल कैरेक्टर आया था, किसकी वजह से? NH2 के रेजोनेंस की वजह से आया था। उस बॉन्ड जो इंडिकेटेड बॉन्ड है उस पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, वो दोनों कंपाउंड्स में A और B में सेम आया, NH2 की वजह से जो आ रहा था। लेकिन कंपाउंड बी में NO2 की वजह से एक और रेजोनेंस हो रहा है। तो एक और रेजोनेंस होगा तो वो वाले इंडिकेटेड बॉन्ड पे कंपाउंड बी में एक और भी तो पार्शियल कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा उसके एडिशनल। समझ रहे हो बात? हेलो, यस सर। तो एडिशनल अगर ए में NO2 ग्रुप काम नहीं कर रहा है क्योंकि NO2 ग्रुप वहां अटैच नहीं है, बी में NO2 ग्रुप है, तो बी में NO2 ग्रुप का एक एडिशनल और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो अब ए और बी में तुमको जो इंडिकेटेड बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो किसमें ग्रेटर होगा ये बताओ। बॉन्ड लेंथ किसमें बड़ा हो जाएगा? ए में। ए में ग्रेटर है, क्लियर है ना। और बी में क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि बी में दो दो रेजोनेंस हो रहा है वहां पे। तो दो दो रेजोनेंस होने की वजह से वहां पे ए के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा अमाउंट में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा डेवलप होगा तो बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, उतना छोटा होगा। और ए में जो पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है वो इफेक्टिवली बी के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, एक ही ग्रुप की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन कंपाउंड बी में दो दो ग्रुप की वजह से रेजोनेंस हो रहा है, तो वहां पे एडिशनल एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और भी डेवलप हो रहा है। तो एडिशनल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ए के कंपैरिजन में वो छोटा हो जाएगा। समझ आया बात? बोलो। यस सर। क्लियर है ना ये, क्यों ऐसा हो रहा है? अभिषेक, यस सर। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा सी में, फिर ए में, और सबसे लिस्ट हो जाएगा, सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा बी में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करो तो। ये इंडिकेटेड यहाँ पे बॉन्ड है, ये बीच वाला, इस बॉन्ड को कंपेयर करना है। दो कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कंपेयर करना है। सर बी में बड़ा होगा। बी में ज्यादा होगा। चलो यहाँ भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये वाले में, तो ये डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है?
माइनस एम, ये माइनस एम शो करेगा ना, और इधर भी डबल बॉन्ड ओ जो है ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, माइनस एम ही शो कर रहा होगा, माइनस एम ही इफेक्ट लगाएगा ना ये, बताओ। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो ये दोनों माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे होंगे ना, यस और नो। Yes, sir. और सेकंड कंपाउंड में देखो, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ये माइनस एम इफेक्ट करेगा, सो और यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहां पे पहले वाले कंपाउंड में वहां पे कार्बन था, अब यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना इधर रिंग की तरफ। समझ गए बात। Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे वही चीज हो गया, एक देखो एक कंपाउंड में दोनों माइनस एम लग रहा है और एक कंपाउंड में प्लस एम और माइनस एम लग रहा है, बताओ इफेक्टिव रेजोनेंस किस में ज्यादा है, फर्स्ट वाले कंपाउंड में या सेकंड वाले कंपाउंड में, इफेक्टिवली रेजोन सेकंड वाले कंपाउंड में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन देखना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखना, माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है और प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो माइनस एम और प्लस एम अगर एक साथ काम कर रहा है तो दोनों के केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम डायरेक्शन में फैसिलिटेट हो रहा है ना, समझ रहे हो बात, डीलोकलाइजेशन सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो सेकंड वाले कंपाउंड में क्या होगा, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बताओ। एक प्लस एम लग रहा है एक माइनस एम लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में इफेक्टिव रेजोनेंस ज्यादा अच्छा तरीके से हो सकता है। अब फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखो, ये भी माइनस एम लगा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, और ये भी माइनस एम लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस को क्या करेगा, हिंडर करेगा या नहीं, बताओ। Yes, sir. जो हम लोग फर्स्ट केस में पहले वाले एग्जांपल में देखे थे वही सेम इसमें भी अप्लाई होगा, तो इस केस में जो रेजोनेंस हो रहा होगा ये हिंडर्ड रेजोनेंस हो रहा होगा, और सेकंड वाले केस में अगर रेजोनेंस होगा तो ये इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा होगा, तो जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा वो बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये बताओ। बढ़ाए. तो किस केस में बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा, ए में या बी में, B. तो बॉन्ड लेंथ बी विल बी ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ए, समझ आ गया बात। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ पे एक पॉइंट तुम लोग नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो कि प्लस एम एंड माइनस एम increases the resonance effect। ठीक है, अगर किसी भी कार्बन चेन में एक प्लस एम ग्रुप अटैच्ड होगा और एक माइनस एम ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो उस कार्बन चेन के रेजोनेटिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उस केस में दोनों ग्रुप्स जो है एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, एक दूसरे के रेजोनेंस को फैसिलिटेट कर रहे होंगे, तो वहां पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस मोर डीलोकलाइजेशन, hence more delocalization takes place, therefore more single bond character develops। so bond length हम लोग लिख सकते हैं, so bond length increases, bond length increases। ये पॉइंट समझ आया ना सबको, सर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो मोर जो है ज्यादा वो सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड का इंटेंसिटी कम होते जाएगा ना धीरे धीरे, यस सर। जितना जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, इफेक्टिव रेजोनेंस होने की वजह से डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा,
तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो वहां पे बॉन्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो वो ज्यादा किसकी तरफ मूव कर रहा है? ज्यादा वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, Yes. समझ रहे हो, वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। तो बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो ये Yes, sir. पॉइंट है। किसी को डाउट होगा इस पॉइंट में तो पूछ लो। हो गया? नोट कर लिया ना? लिख चुके हो? लिख चुके हो? Yes, सपना, sir. ये सब सपना, क्लास कर रही हो तुम लोग? Yes, sir. हो गया तुम लोग का? नोट कर लिया इतना? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन सब कर लोगे ना? इसी टाइप से तुमको कंपैरिजन करना है। तो बॉन्ड लेंथ में बेसिकली तुमको चेक करना होगा कि रेजोनेंस हो रहा है या रेजोनेंस होगा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इस तरह का अगर इफेक्ट हो रहा होगा तो जितना ज्यादा रेजोनेंस या जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, उतना इंक्रीज करेगा। ठीक है? और जितना कम रेजोनेंस होगा, बॉन्ड का लेंथ वो उतना कम होगा। समझ गए बात? बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है हर जगह पे तुमको। अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कंपेयर करना है। नेक्स्ट इसी में, इसी से इंक्लूडेड है एक रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हेडिंग डाल लो, रेजोनेंस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। रेजोनेंस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बस थोड़ा बहुत जानना है, ये होता क्या है। रेजोनेंस एनर्जी ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं। रेजोनेंस क्या होता है? एक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस होगा तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि इट इज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी एसोसिएटेड विथ रेजोनेंस। एसोसिएटेड विथ रेजोनेंस। ठीक है? मतलब रेजोनेंस एनर्जी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है? बेसिकली जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो रेजोनेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है। तो स्टेबल करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। या फिर इसका एक मोर अप्रोप्रिएट इसका डेफिनेशन होता है कि ये बेसिकली एक डिफरेंस है। ठीक है? चेंज इन एंथैल्पी, जैसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एंथैल्पी। तो ये चेंज इन एनर्जी होगा बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज कंसिडर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन as the difference in energy between the most stable resonating structure, RS between most stable resonating structure and the resonance hybrid। समझ आया बात? स्टेटमेंट क्लियर है ना? ये रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी आर ई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया बेसिकली किसका किसका,
एनर्जी जो है ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, समझ गए? नोट कर लिया ना ये? यहाँ से ढो के Yes. नहीं लेके जाएंगे हम। सौरभ, सौरभ यस सर। आवाज आ रहा है तुमको? हाँ सर। लिख रहे हो? रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन लिख लिया ना? यस सर। चलो, तो रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली एक एनर्जी का डिफरेंस है किसके किसके बीच में, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो उन दोनों के बीच का जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा उसी एनर्जी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें टर्म है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसको बोलते हैं? तो तुम लोग एक रिएक्शन पढ़े होगे क्लास 10th में शायद था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, याद है कुछ? जिसमें हाइड्रोजन का ऐड कराते हैं। बेसिकली हाइड्रोजनेशन क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एक रिएक्शन पढ़े होगे ना, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बदला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड में, याद है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में जो रिएक्शन यूज होता है। Yes, sir. ठीक है, तो वही रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं हम लोग कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of hydrogen is added to an unsaturated compound in order to make it saturated। समझ गए? तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जब किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन किए, ताकि उसको हम लोग किस में बदल सकें? सैचुरेटेड में बदल सकें। तो जैसे ये रिएक्शन तुम लोग पढ़े होगे ये अल्कीन, मान लो इस तरह का कोई भी अल्कीन हम लोग ले लिया, अल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अल्कीन अगर ले लिया हम लोग इस तरीके से, ये है। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, अब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली तो ऐड नहीं होगा, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, निकेल हो गया या प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना हम लोग, मेटल के सरफेस पे ये रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये वीकर बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी जगह पे कौन ऐड होगा जाके? हाइड्रोजन दोनों जगह पे ऐड होता है। तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 1 वीक पाई बॉन्ड, एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ऑब्वियसली देखो, एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ जो होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इस केस में हमेशा एनर्जी क्या होगा? रिलीज ही होगा। यस और नो? एनर्जी रिलीज होगा या नहीं होगा, बताओ? यस सर। क्योंकि एक वीक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, और ये प्रोसेस ओवरऑल एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एनर्जी हमेशा रिलीज होगा क्योंकि 2 स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे।
तो जहां भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रोसेस ही ऑलरेडी हमेशा क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। तो इसीलिए इस यहाँ पे जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। समझ गए बात? क्लियर है? हीट ऑफ Yes, हाइड्रोजनेशन। sir. Yes, sir. तो अगर हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दो तीन कंपाउंड्स अगर दिए हैं, अगर हमको कंपेयर करना है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेसिकली हमको देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HOH इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का चांसेस है। यस और नो? पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा हाई होगा तो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना। एक पाई बॉन्ड है तो उसके कंपैरिजन में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, दो पाई बॉन्ड होगा तो उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकता है। अब सेकंड केस में इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, तब फिर कैसे करोगे बताओ? अगर मान लो दो ऐसा कंपाउंड मिल गया जहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है, तो फिर कैसे कंपेयर करोगे? बोलो। बताओ कोई भी, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग? उसके स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो दो कंपाउंड्स ऐसे मिल गए जहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो फिर हमको स्टेबिलिटी देखना होगा कि कौन सा पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और कौन सा पाई बॉन्ड को तोड़ने में डिफिकल्टी होगा। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा या ज्यादा होगा बताओ? कम होगा। हाँ कम होगा। समझ रहे हो ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे हीट उतना ही कम निकलेगा, और कंपाउंड का स्टेबिलिटी जितना कम होगा, कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम है मतलब वो पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, और पाई बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब पहला केस तो हमको देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर मान लो सेकंड केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर सेम हो गया तो फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाता है। मतलब कंपाउंड जितना ज्यादा, मान लो दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, स्टेबिलिटी देखना है हमको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है दोनों में, तो फिर स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम, स्टेबिलिटी जितना कम होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा। समझ गए बात? ये पॉइंट क्लियर है? हीट ऑफ Yes, sir. हाइड्रोजनेशन कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये Yes, चीज sir. ध्यान रखना। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेटा यूज करके बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी भी निकाला जाता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी जब एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हेल्प से भी हम लोग यूज करके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालते हैं। तो इसके टर्म्स में कैसे डिफाइन होता है रेजोनेंस एनर्जी, ये लिख लेना कि रेजोनेंस एनर्जी इज आल्सो कंसिडर्ड as the difference between as the difference between the theoretical heat of hydrogenation, theoretical heat of hydrogenation and practical heat of hydrogenation। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू में जो भी डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, और यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टर्म में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने का एक दूसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी होता है। ठीक है, नोट कर लियो यहाँ तक? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना।
और तो नीचे नीचे। सर बोलो। सर थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा प्रैक्टिकल से? अब वो ज्यादा होगा या कम होगा वो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं ना, वो तो डिपेंड करेगा। वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है ना थ्योरेटिकल वैल्यू से। थ्योरेटिकली जितना हम लोग अज्यूम कर रहे हो उतना थोड़ी होता है वो वैल्यू। ठीक है, तो वो मॉड्यूलस वहां पे लेते हैं बेसिकली। वो हम लोग जब तक डेटा हमारे पास नहीं रहेगा वो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते। वो तो डिफरेंस हो गया थ्योरेटिकली जितना हम लोग, एक्चुअली एक डेटा होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। अब प्रैक्टिकली जितना आ रहा है वो डिफरेंट होगा उससे, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके वो मॉड्यूलस ले लेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। समझ गया? यस सर। ठीक है, तो वो हम लोग अभी ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा या कौन सा वैल्यू लेस होगा। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर लोगे ना अब। पहला पॉइंट देखना है तुमको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा। और सेकंड केस में क्या है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया तो फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, लिख लियो ना यहाँ तक? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन है कंपेयर द heat of hydrogenation of the following compounds। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट है इसमें अच्छे से करना, जो पॉइंट बताए हैं बस वही ध्यान रखना है तुमको, और कुछ एडिशनल नहीं करना है। ये कंपाउंड ए है, ये बी है, ये कंपाउंड सी है, और एक और कंपाउंड है ये एक सेकेंड, ये कंपाउंड डी है। चलो फटाफट बताओ तो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है। सोएब, Yes, sir. फर्स्ट का बताओ।
A B C लग ABC लग रहा है। ACBD. ACBD। चलो Yes. सबसे पहला चीज तुम लोगों को क्या देखने बोले हैं? Number नंबर of ऑफ pi पाई। bonds. तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे मैक्सिमम किसमें है? A. ए में। तो ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बी और सी में देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है ना? तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो फिर क्या देखना है हमको? स्टेबिलिटी देखना है। कौन सा बी ज्यादा स्टेबल है या सी ज्यादा स्टेबल है, ये बताओ। C. सी। बी में तो कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, और सी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. बी में कोई भी रेजोनेंस नहीं है लेकिन सी में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा उसका? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा उसका? कम कम हो हो जाएगा ना। तो बी और सी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का ज्यादा हो गया, फिर सी हुआ, और सबसे लिस्ट किसका होगा? डी का, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे सबसे कम है, एक ही पाई बॉन्ड है। समझ आया बात? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में बताओ, जल्दी जल्दी बताना। अरे यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सेकंड का बताओ जल्दी से। CAB. CAB। सबका यही आ रहा है? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम है, तो क्या चीज से कंपेयर कर रहे हो तुम लोग? किस चीज से कंपेयर? हाँ, स्टेबिलिटी। अल्कीन्स है ना सारा, सब में पाई बॉन्ड्स एक ही है, तो अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट में बताया था ना, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ऑप्शन फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है ए में, ये सिस है। सेकंड वाला जो है ये क्या है? ट्रांस है। और थर्ड वाले में जो है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये जो अल्काइल ग्रुप्स है दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है। तो थर्ड वाले का स्टेबिलिटी सिस और ट्रांस वाले से क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करो, ऑलरेडी लिखाया हुआ है तुम लोगों को। Yes, sir. तो इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है? C. सी। तो सबसे मोस्ट स्टेबल अगर सी है तो उसका हाइपर कॉन्जुग ये सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका क्या हो जाएगा? सबसे कम। कम। कम होगा। तो सबसे लिस्ट स्टेबल इसमें कौन सा है बताओ? स्टेबिलिटी सबसे कम किसका है? A. ए का। सिस वाला सबसे कम स्टेबल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका सबसे मैक्सिमम, फिर बी हो जाएगा। और सबसे लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हो जाएगा? सी का, क्योंकि स्टेबिलिटी सी का सबसे मैक्सिमम है। समझ गए बात? यहाँ पे लिख लेना, यहाँ स्टेबिलिटी का जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेना। स्टेबिलिटी सी का सबसे ग्रेटर है, फिर बी, और सबसे लिस्ट स्टेबल है ए। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। समझ गए बात? यस और नो? Yes, sir. चलो, Yes, sir. थर्ड का बताओ। थर्ड में पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेना तुम लोग, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखना। ठीक है? तो इससे आसानी से कर पाओगे।
अब थर्ड में स्टेबिलिटी कैसे देख रहे हो बताओ? हाइपर कंजुगेशन। अल्कीन्स है तो तुमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना होगा। तो डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बताओ, ए में कितना है डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? 4। 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया ए में। बी में कितना है बताओ? बी में 7। कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? 7। यहाँ पे 3 हो गया, इस पोजीशन पे है क्या? इस पोजीशन पे एक भी नहीं है। यहाँ पे 2 है और इस पोजीशन पे 2 है, तो 3 2 5 और यहाँ पे 2 7। 7 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। सी में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 3। 3 हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो अब डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन तुमको सब में पता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? सबसे मोस्ट स्टेबल बी ए सी। बी, इसके बाद ए, और सबसे लिस्ट सी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर तुमको पता चल गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? C सी A ए। सी ए और बी। समझ आया बात? कोई डाउट है इसमें किसी को भी? किसी को भी डाउट है तो बताओ। अभिषेक, Yes, sir. पूछना है कुछ? No, sir. Clear. चलो फोर्थ का बताना। तो फोर्थ में भी देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो पहले, फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का लिखना। 2 कंपाउंड्स ही दिए गए हैं इसमें, ए और बी। फटाफट बताओ तो। नेक्स्ट हम 5 दे रहे हैं। बोलो फोर्थ का। सर स्टेबिलिटी ए का ज्यादा होगा बी। स्टेबिलिटी ए का ज्यादा होगा बी से, क्यों? क्योंकि ए में लीनियर कंजुगेशन है। दोनों में ये रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है दोनों में, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो फिर हमको देखना है कौन सा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेंस कम स्टेबल है। तो पहले वाले में रेजोनेंस कैसा हो रहा है? लीनियर, लीनियर कॉन्जुगेशन है ना। और सेकंड वाले में किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? क्रॉस। क्रॉस। तो कौन सा कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल होता है, लीनियर या क्रॉस? लीनियर। 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 तो लीनियर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर स्टेबिलिटी ए का ज्यादा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन ए। समझ आ रहा है? यस सर। चलो फिफ्थ का बताओ। फोर्थ हो गया तो फिफ्थ। सर स्टेबिलिटी ए का ज्यादा है, फिर बी का, फिर सी का। कैसे कंपेयर कर रहे हो? वही हाइपर कॉन्जुगेशन से ही देखेंगे हम लोग। यस और नो? यस सर। yes sir फर्स्ट वाले में डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है बताओ, कितना है? 6 10। 10 डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सारे काउंट करो तुम लोग। इधर 3 हो गया, यहाँ पे 3 है,
Yes, इस sir. साइड 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 10 हो गया ना। Yes, sir. सेकंड वाले में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? 5. 5। यहाँ पे 2 है और इस पोजीशन पे 2 है और 1 यहाँ पे है। 2 2 4 और 1 यहाँ पे 5, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड वाले में 3. 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 इस पोजीशन पे हो गया और 1 इस पोजीशन पे, 3। चलो, तो पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 3 डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी ए का सबसे मैक्सिमम, फिर बी और सी सबसे लिस्ट। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? CBA. सी, बी और ए। समझ आ रहा है? Yes. तो सबसे पहला चीज इसमें तुमको वही देखना रहता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पहला फैक्टर होता है, पहले ही स्टेबिलिटी मत देखने लगना, ठीक है। सबसे पहले तुमको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा। और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हुआ तो फिर ही स्टेबिलिटी देखना है तुमको। क्लियर है ना? शुरुआत से ही स्टेबिलिटी मत चेक करने लगना। ठीक है। हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रही है आवाज। चलो, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ गया समझ में सबको? कुछ पूछना है इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में? ये एक सेकेंड, होस्ट शिफ्ट करो तो, जो भी, कौन बन गया होस्ट? रुचिका, होस्ट शिफ्ट करो। सूरज, यस सर। पूछना है तुमको कुछ या समझ आ गया सारा चीज? सर आ गया। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना। इसके बाद, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बाद एक और छोटा सा चीज है इसमें, लिख लो। हीट हीट ऑफ कंबशन। स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. बोलो जल्दी। चलो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बाद लिख लो हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन ऑलरेडी तुम लोग पढ़ ही रखे हो। कंबशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? बर्न करते हैं। तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये कंबशन प्रोसेस जो होता है, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक? बताओ दो। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एनर्जी हमेशा रिलीज ही होगा इसमें। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड it is the amount of energy released when 1 mole of a organic compound is completely burnt in excess of oxygen। समझ आया? हेलो, ठीक है। यस सर।
तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उसी को बोला जाता है हीट ऑफ कंबशन। अब हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है हमको, तो सबसे पहला चीज कि हीट ऑफ कंबशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन उसमें प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो बर्न कर सकता है ना, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा वो बर्न करेगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो बेसिकली जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज उसमें होगा वो उतना ज्यादा बर्न करेगा, और जितना ज्यादा वो बर्न करेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो सबसे पहला चीज कि अगर हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो गया, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज सेम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम हो गया देन तब फिर क्या चेक करना है बताओ? हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करेगा फिर? स्टेबिलिटी पे, है ना, क्योंकि जितना स्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि कंबशन में बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें भी कोई भी रिएक्शन होगा तो बॉन्ड तो टूटता ही है ना, उसमें भी तो बॉन्ड तो टूटेगा ही। तो हीट ऑफ कंबशन जो होगा फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जस्ट बिल्कुल जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था उसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है तुमको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसमें। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो गया फिर हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब इसमें बताना, जैसे इसमें इसमें ज्यादा केसेस नहीं है, बस सिंपल सा है एग्जांपल। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है। ठीक है, 3-4 कंपाउंड्स हैं यहाँ पे। चलो बताओ तो फटाफट। 4 कंपाउंड्स हैं, ए बी सी डी। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। किसका हीट ऑफ कंबशन सबसे मैक्सिमम होगा? डी। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले हमको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो जितना ज्यादा कार्बन एटम्स उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कम। तो डी सबसे मैक्सिमम, फिर सी, फिर बी, और सबसे लिस्ट ए। समझ गए? ठीक है, यस और नो? Yes. चलो अब नेक्स्ट एसी में दूसरा अगर क्वेश्चन हम लोग लें, सेकंड, इसमें बताना तो। चलो इसमें बता दो। 4 कंपाउंड्स हैं। अब इसमें बताना कैसे कंपेयर कर रहे हो। हेलो, सर स्टेबिलिटी से। कैसे कंपेयर कर रहे हो इसमें सोएब? स्टेबिलिटी सर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम हो गया फिर, है ना? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में बराबर है, 6 कार्बन एटम सब में है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें, बता सकते हो? कौन सबसे मोस्ट स्टेबल है? तो इसमें बेसिकली देखो, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें एक्चुअली तुम लोग को बता चुके हैं एंगल स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन कौन से मॉलिक्यूल में है बताओ तो?
देखो सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड का एग्जैक्ट एंगल जो होता है, एक्चुअल एंगल, वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28। हाँ, तो अब सबसे मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन, मतलब उस एंगल से सबसे मैक्सिमम डेविएटेड कौन सा है कंपाउंड? तो सबसे मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन किस में होता है? साइक्लोप्रोपेन वाले में ही। साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन जैसे जैसे हम लोग रिंग का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, एंगल स्ट्रेन क्या होते जाएगा? वो कम होते जाएगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे रिंग का साइज हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो रिंग का साइज इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल का एंगल स्ट्रेन धीरे धीरे कम होते जाएगा। और एंगल स्ट्रेन जितना कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना बढ़ेगा, क्योंकि जितना हाई स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल में, वो स्टेबिलिटी को कम करता है, और जितना कम स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल में, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एंगल स्ट्रेन सबसे मैक्सिमम किस में है? साइक्लो प्रोपेन वाले रिंग में है। और जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ाते जाएंगे तो एंगल स्ट्रेन कम होते जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसका है इसमें, बता सकते हो? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे मैक्सिमम कौन सा है स्टेबल? डी। डी, फिर सी, डी। फिर बी, और सबसे लिस्ट स्टेबल है ए। तो अगर स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हम लोग को मिल गया, तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो एक ए का हीट ऑफ कंबशन सबसे मैक्सिमम, फिर बी, सी, और सबसे लिस्ट डी का। समझ गए बात? समझ यस गए? सर। चलो, इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनल, फिर हीट ऑफ कंबशन भी हो गया खत्म तुम लोगों का। चलो, इन दोनों में डायरेक्टली बताना, तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा? ये ए है, ये बी है। फटाफट। सर ए बी होगा सर। ए ग्रेटर देन बी? पक्का? सबका यही आ रहा है, ए ग्रेटर देन बी? यस सर। सिंपल है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, चार चार कार्बन एटम्स दोनों में है। तो अगर नंबर, सबसे पहले तुमको कार्बन एटम्स ही देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तभी स्टेबिलिटी देखना। तो यहाँ पे चार कार्बन एटम्स हैं दोनों जगह पे, तो इसके बाद स्टेबिलिटी देखेंगे। तो ये स्टेबिलिटी, ये कौन सा कंपाउंड है? ये सिस हो गया, और ये क्या हो गया? ट्रांस। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है? ट्रांस। ट्रांस मोर स्टेबल है, सिस लेस स्टेबल है। तो जिसका स्टेबिलिटी कम, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। तो सिस का स्टेबिलिटी कम है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। चलो, तो अब कर लोगे सारा ये बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, फिर हीट ऑफ कंबशन हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, ये सब कर लोगे अब? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कहीं भी अगर दिक्कत है तो बताओ। सब कौन, ये सारा एप्लीकेशन है जीओसी का, जितना इफेक्ट पढ़ चुके हो उन्हीं इफेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं सारा चीज। सर किसी को कुछ? हाँ बोल, हाँ। सर वो हीट ऑफ कंबशन में क्वेश्चन नंबर 2 में ये स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते? आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? क्या क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। हेलो? हाँ सर, वो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते? नहीं नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता ना। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम लोग स्टेबिलिटी, एक्चुअली स्टेबिलिटी देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस में, बट यहाँ पे जब अल्केन, साइक्लिक अल्केन्स अगर इन्वॉल्व होगा तो वहां पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा इफेक्टिव होता है ना? एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसका स्टेबिलिटी को। मतलब वो ज्यादा डेविएटेड है ना एंगल, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो रहा है ना साइक्लिक में। एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है वो, लेकिन स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो गया है। तो जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल में, स्टेबिलिटी उसका उतना कम होगा। तो सबसे मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन वाले रिंग में होता है। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में बढ़ते जाएगा, तो उसका एंगल स्ट्रेन धीरे धीरे कम होते जाता है। तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा।
समझ रहे हो? तो Yes, sir. साइक्लिक अल्केन्स के केस में हम लोग एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? Yes, sir. चलो, और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? सर बॉन्ड लेंथ में जो दूसरा वाला क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ में दूसरा वाला क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ में दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है? बताओ दूसरे वाले में क्या है? तो ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए ही, ए और बी में दिक्कत है, कंपाउंड ए और बी में। यस सर, कंपाउंड ए में जो रेजोनेंस हो रहा है वो सिर्फ NH2 ग्रुप की वजह से हो रहा है ना? यस सर, कंपाउंड बी में भी NH2 ग्रुप की वजह से रेजोनेंस तो हो ही रहा है, लेकिन कंपाउंड बी में एक और रेजोनेंस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? NO2, NO2। तो NH2 ग्रुप की वजह से जो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा होगा वो दोनों में तो सेम ही हो रहा होगा। यस सर, और बी में एक एडिशनल एक और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है उस बॉन्ड के ऊपर, वो किसकी वजह से आ रहा है? NO2 ग्रुप की वजह से आ रहा है। तो ऑलरेडी NH2 ग्रुप में एक पार्शियल कैरेक्टर था NH2 ग्रुप की वजह से दोनों में, और कंपाउंड बी में क्या हुआ, एक और पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, वो NO2 की वजह से आया, जो कि कंपाउंड ए में नहीं आया है। समझ रहे हो बात? यस सर, कंपाउंड बी में दो बार रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड ए में सिर्फ एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है। तो ज्यादा पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पे डेवलप होगा? उस बॉन्ड के ऊपर, बी में ज्यादा डेवलप। तो बी में ज्यादा पार्शियल बॉन्ड डेवलप कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, तो बॉन्ड उसका लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा ना? यस सर, क्लियर है? यस सर, यहाँ पे इफेक्टिव और हिंडर्ड रेजोनेंस हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड बी में जो है वो तो इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कंपाउंड ए में हिंडर्ड रेजोनेंस तो नहीं है ना। कंपाउंड ए में कोई हिंडर्ड रेजोनेंस है क्या? नो सर, नहीं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत अप्लाई करना, ये दोनों केसेस अलग अलग है। ये फर्स्ट वाला जो है और थर्ड वाला जो है, इसमें बॉन्ड लेंथ, इन दोनों में हम लोग इफेक्टिव और हिंडर्ड रेजोनेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले में वो चीज नहीं है, क्योंकि हिंडर्ड रेजोनेंस कहीं भी नहीं हो रहा है उसमें, है ना? किसी केस में हिंडर्ड रेजोनेंस नहीं है वहां पे। समझ रहे हो बात? हेलो? यस सर, और कुछ है? और किसी को कुछ पूछना है इसमें? हिमांशु, नो सर। आयुष, नो सर। आयुष, तुम लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किए क्या? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में GOC का हम लोग ये ऑलरेडी ये सब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे हम लोग, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मेनली दो टॉपिक और बड़ा बड़ा बच गया है इसमें एप्लीकेशन वाले में, एक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला और एक बेसिक स्ट्रेंथ वाला। बाकी तो ऑलरेडी हम लोग कितना एप्लीकेशंस कवर कर चुके हैं शुरुआत से। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, याद है तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ना शायद? Yes, Yes. sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद स्टेबिलिटी ऑफ Stability. कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी देखे, फिर तीसरा क्या देखे? बॉन्ड लेंथ। फिर फोर्थ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन। फिर हीट ऑफ कंबशन हो गया, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ये दोनों मेजर टॉपिक्स हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। किसी को आज के क्लास में कुछ पूछना है तो बताओ। और भी और है किसी को डाउट? दीक्षा? नो सर। नो सर। ओके, चलो फिर ठीक है, अगले क्लास में करते हैं आगे। समझ आ रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है फिर, चलो आगे अगले क्लास में करते हैं हम लोग बाकी।